हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब आप लोगों के एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा है और किसी कारण बस हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आई होप ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में और प्लांट में। अब हम देखने वाले हैं कि रिस्पायरेशन। तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना था वो अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर केवल जमा रहेगा तो उससे तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब वो ग्लूकोज ब्रेक करके क्या बनेगा, एनर्जी के रूप में हमारे सेल को मिलेगा, तभी जाके हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही जो प्रोसेस होगा उसी को क्या बोला जाएगा, रिस्पायरेशन बोला जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रिस्पायरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस तो हम एक पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको हम ब्रेक करके छोटा छोटा वीडियो करके आप लोगों को देंगे और उसमें सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है। तो रिस्पायरेशन एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज फॉर्म्ड हुआ है उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन भी लिखे हुए हैं कि दिस इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ऑब्टेन टू ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर नीड्स कॉल्ड रिस्पायरेशन। मतलब कि आउटसाइड से हम ऑक्सीजन लेके और हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज फॉर्म्ड किया है उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उस ब्रेक डाउन के बाद जो एनर्जी निकल जाएगा उसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिस्पायरेशन बोला जाएगा। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, निश्चित रूप से केमिकल प्रोसेस है। ग्लूकोज जब एक बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाएगा, तो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज में हम लोगों ने सीखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चेंज ऐसा चेंज होता है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो डेट चेंज इज कॉल्ड क्या, केमिकल चेंज। तो यहाँ पे ग्लूकोज जब एक बार ब्रेक कर जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको गेन नहीं कर सकते हैं ग्लूकोज को। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। किसको, तो रिस्पायरेशन को। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखे हैं क्या, कि रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि रिस्पायरेशन प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो हमारे सेल के अंदर में होता है, और यही कारण है कि इस रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोला जाता है। अगर आपको सेलुलर रिस्पायरेशन डिफाइन करने के लिए बोल देगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वही बात है कि रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह सेल के अंदर में होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो जब हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में क्या बना था, ग्लूकोज बना था, तो वही ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करके उसमें यह एंजाइम जो देख रहे हैं, एंजाइम किसके रूप में काम करेगा, कैटलिस्ट के रूप में, और यही कैटलिस्ट के रूप में काम करके यह क्या कर देगा, CO2 और H2O में ब्रेक करेगा, ठीक है ना। और कंप्लीट रिस्पायरेशन प्रोसेस में हमारे बॉडी के अंदर में कितना मतलब ATP रिलीज होता है, तो 38 ATP रिलीज होता है। यह ATP क्या है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ हमारा बॉडी है, ठीक है ना। एनर्जी करेंसी ऑफ क्या है, तो बॉडी, और इसी रूप में क्या रहता है, एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर में। रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि 2880 किलो जूल क्या होता है, तो मतलब एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, कंप्लीट रिस्पायरेशन में, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। तो निश्चित रूप से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ATP क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। देखते हैं ना, जैसे अगर आप अपने बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, तो कभी जब काम आता है तो आप उस पैसा को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी को निकालने के लिए किसका काम करते हैं, हम ATP का यूज करते हैं। तो इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि 1 मोल ATP रिलीज 30.5 किलो जूल। ये सब क्या है, आपको अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है, और इस समय आपको क्या हो सकता है कि पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट सबको आप क्या कर लेना, तो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई अब पूछेगा कि 1 मोल अगर मान लीजिए ATP ब्रेक करेगा तो कितना किलो जूल मतलब एनर्जी रिलीज होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं 30.5 किलो जूल, ठीक है ना।
उसके बाद हमको लगता है कि रिस्पायरेशन के बारे में सिंपली आप जान चुके होंगे कि रिस्पायरेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस था जो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज फॉर्म किया था, वही ग्लूकोज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इंजाइम कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और ब्रेक करके एनर्जी हमको देता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम देखें कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब जो रिस्पायरेशन हम सीखने वाले हैं, तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है नहीं कि हम आपको बहुत कम समय में आपको डिस्कस करके बता देंगे। वन शॉट वीडियो भी बनता है आजकल, लेकिन अभी तो वन शॉट बनने का टाइम नहीं है। अभी तो लार्ज हमको पढ़ना है, काफ़ी डिस्कस करके पढ़ना है, और अंतिम समय जब आएगा, एग्जाम का समय आएगा, तो हम क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। उस इम्पोर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला क्या है, तो इनहेल। इनहेल क्या होता है कि जैसे हम रिस्पायरेशन करते हैं, तो रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, पहले एटमॉस्फेयर से एयर अपने अंदर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेने का जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनहेल। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करना, अंदर लेना। अरे भाई, जब एटमॉस्फेयर से हम एयर को अंदर लेते हैं तो उसमें बहुत सारा गैस जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इनहेल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इनहेल क्या होता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में जितना भी गैस है एटमॉस्फेयर में, सारा का सारा गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन जब हमारे हार्ट के पास जाता है, जब हम आगे वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही जा पाता है। लेकिन जब हम नेसल कैविटी के अंदर से के थ्रू लेते हैं एयर को, तो एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस है, सारा का सारा गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनहेल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे भी ऑक्सीजन लिखे हैं, एयर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ। तो ठीक है भाई, ऑक्सीजन ही रिस्पायरेशन में काम होता है, लेकिन इनहेल के अकॉर्डिंग जब हम एयर को एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं तो उस समय क्या जाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर में जितने भी गैस हैं, सारा का सारा गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सहेल। एक्सहेल क्या होता है कि जब रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा तो गड़बड़ करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है इसी नेसल कैविटी के अकॉर्डिंग, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सहेल बोलेंगे। एक पॉइंट क्या नाम थोड़ा भूल गए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप एक चीज़ गौर कीजिए इस रिएक्शन पे। इस रिएक्शन पे अगर आप गौर कीजिएगा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़े थे, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, जाके देख लेना, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि CO2 और H2O जब कंबाइन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनता था, ग्लूकोज फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ पे रिस्पायरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 H2O। इसका मतलब है कि रिस्पायरेशन क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाई रिस्पायरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, तो आप बता सकते हैं ना कि सर रिस्पायरेशन इसलिए अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करके H2O और CO2 देता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करके ग्लूकोज फॉर्म करता था। और इसीलिए यही कारण है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो प्रोडक्ट है किसमें, रिस्पायरेशन में, वो क्या था, तो मतलब उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट के रूप में काम करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे। तो एक्सहेल भी समझ गए, क्यों अपोजिट होता है रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस से, समझ गए ना। तो हम एक्सहेल समझने वाले हैं। तो एक्सहेल तो हम समझा दिए कि जब रिस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो एक्सहेल बोलेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है कि साइकिल ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिए, एयर लिए, और हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, इस कंबाइंड प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, तो ब्रीथिंग बोला जाएगा, ठीक है ना। और ब्रीथिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस करने के लिए, तो आप कर सकते हैं कि साइकिल ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल क्या, ब्रीथिंग, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड क्या, तो रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन क्या था, तो केमिकल प्रोसेस था, और ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, सॉरी इसमें एनर्जी रिलीज होता है, और इसमें एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। जैसे हमारे मसल्स ना इनहेल एक्सेल करता है, तो मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो निश्चित रूप से ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी चाहिए हमारे मसल्स को। लेकिन रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इस तरह से हम रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का क्वेरी होगा तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इस चैप्टर का फुल नोट्स चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। उसमें 0 रुपया आपको लगेगा, 0 कॉस्ट है, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। तो रिस्पायरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो एक रिस्पायरेशन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है, एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और क्या होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन में हम देखने वाले हैं। देखिए कैसे होता है। तो द रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन जहाँ, अरे ऑक्सीजन रहता तो है लेकिन लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछेगा कि अनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अनएरोबिक रिस्पायरेशन भी क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, बट वेयर ऑक्सीजन इज वेरी लैक अमाउंट ऑफ, समझ रहे हैं ना, कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन किसको बोलेंगे, समझ गए ना, कि जो रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है कि लेक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और ये प्रोसेस होता कहां पर है, तो ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए कहीं पे लिखा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें 2 ATP रिलीज होता है। अब ये हम बताए ना कि जब रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो एक साइकिल में कितना ATP फॉर्म करता है, तो 38 ATP फॉर्म करता है। और एक ATP ब्रेक करके कितना किलो जूल, 1 मोल ATP ब्रेक करके कितना किलो जूल फॉर्म करता है एनर्जी, तो 30.5 किलो जूल। और अभी बताए थे कि एक ग्लूकोज ब्रेक करके कितना होता था, तो 2880 किलो जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले थे, यहाँ पे देख रहे थे कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक करता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP फॉर्म करता है और पेरुवेट बनता है। एक आप जब अगले वीडियो हम बनाएंगे तो उस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, किसमें, तो पेरुवेट में। और वही पेरुवेट जब प्लांट में और आगे जाके ब्रेक होता है तो एल्कोहल बना देता है। और वही पेरुवेट जब एनिमल में ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, तो आप देख रहे होंगे लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेता है, जो हम आगे वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि इट इज कॉज ऑफ मस्कुलर क्रैम्प। आपको लगा होगा कि सर मस्कुलर क्रैम्प के बारे में क्या बोल दिए हैं। बिल्कुल बोलने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं अच्छे से। आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, समझ रहे हैं ना, कि लेक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक करेगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और ये प्रोसेस कहां पर हो रहा होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग केवल 2 ATP रिलीज होगा, ठीक। और ये मस्कुलर क्रैम्प का क्या बनेगा, वजह बनेगा। किसका वजह बनेगा, तो मस्कुलर क्रैम्प का वजह बनेगा, ठीक। तो ये मस्कुलर क्रैम्प होता क्या है, तो मस्कुलर क्रैम्प होता क्या है, इसको हम बहुत शॉर्टली बताएंगे और आप इतना आसानी से बताएंगे कि आप समझ जाइएगा। जब हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। रनिंग के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को ब्रेक करवाना पड़ेगा। और ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे, इसीलिए हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि हमें
जल्दी जल्दी और बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को ब्रेक करवाने के लिए, ताकि हमको बहुत एनर्जी मिल जाए और आसानी से क्या कर सके, रन कर सके, दौड़ सके, ठीक ना। तो इसी कारण से रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आपको कुछ पूछेगा कि रनिंग करते समय हमारे ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, दैट्स रीजन, इसी कारण से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम सीखने वाले थे मस्कुलर क्रैम्प, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जल्दी जल्दी हमको ऑक्सीजन क्या होता है तो नहीं मिल पाता है, और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाता है, और ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक नहीं करके लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेता है, और वही लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर में जाके जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण हमको क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, मसल्स में दर्द होने लगता है। उसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होता है कि गर्म पानी से आप क्या कीजिए, उसको सेक कीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस कल किए थे वो प्रोसेस आज भी कर लीजिए थोड़ा सा, तो हो सकता है ठीक हो जाए, या फिर मेडिसिन खा लीजिए अगर ज़्यादा दर्द कर रहा है तो, ठीक ना। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन का आंसर सीखे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये सीखे हैं कि हमारे ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, किसके दौरान, किसके अकॉर्डिंग, तो रनिंग करते समय। और दूसरा क्वेश्चन ये सीखे हैं कि मतलब मसल क्रैम्प क्या होता है, कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है, और उसके कारण ग्लूकोज क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टिक एसिड हमारे मसल क्रैम्प का कारण बनता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन सीखे हैं कि कैसे मसल क्रैम्प को हम क्या कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीखने वाले हैं और लास्ट टॉपिक आज का सीखने वाले हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। निश्चित रूप से अगर आप एरोबिक रिस्पायरेशन सीख चुके होंगे तो एरोबिक रिस्पायरेशन भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है कि फुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रोसेस कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होने के बाद आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होगा, मिलेगा, ठीक ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ब्रेक करता है ग्लूकोज, तो यहाँ पे हमको 36 ATP बनता है। कहने का मतलब एक जो साइकिल कंप्लीट होता है उसमें कुल मिला के कितना ATP हमको मिलता है, तो 38 ATP मिलता है। आई होप आज आप लोग रिस्पायरेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो और इसमें टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में क्या कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आपको किसी तरह का क्वेरी होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है, और नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आई होप आप लोग के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।